तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आई एम हीरो एंड हीरोइंस आर ट्राइंग टू किल मी के पार्ट 3 की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है। फेडलोज बोलती है फ्रेसामा क्या ये सच में ठीक है, और दिखाया जाता है भाई वो मेड की आउटफिट में होती है, एकदम बवाल लग रही होती है। इस पे फ्रे बोलता है अभी तक नहीं, इसको शुरुआत से दोबारा करो। इस पे फेडलोज बोलती है लेकिन फिर भी ये पहले से ही 5वीं बार है। तो फ्रे दोबारा से वही क्लिप प्ले कर देता है। इस पे वो बोलती है कि नहीं सॉरी मैं दोबारा से कर रही हूँ, और दोबारा से करना स्टार्ट कर देती है। फिर फाइनली थक करके गिर जाती है और बोलती है अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। इस पे फ्रे बोलता है कि क्या ऐसी बात है, तो क्या ख्याल है तुम कुछ और करो, शायद से मुझे रात में सर्विस दो। इसको सुन करके फेडलोज बोलती है मेरे हिसाब से इससे बढ़िया तो ये है कि तुम मेरे र्यूमर्स ही फैला दो, लेकिन मैं ऐसी चीज़ किसी भी हालत में नहीं करूँगी। तभी फ्रे उसके एक तमाचा लगाता है जिससे कि उसे बहुत बुरा मास्टर बनने के लिए 500 पॉइंट मिलते हैं, और बोलता है हे तुम ही थी जो कि भीख मांग रही थी कि किसी भी हालत में र्यूमर ना फैलाए जाएं, उसके लिए तुम कुछ भी करोगी है ना। अगर तुम नर्क नहीं देखना चाहती हो तो जितना भी मैं कह रहा हूँ बस उसको मानो, समझ में आया। इसको सुनकर के फेडलोज बोलती है कि फ्रे तुम पहले बहुत ज़्यादा दयालु हुआ करते थे, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। फ्रे बोलता है कि अब बस भी करो, ये तुम्हारा विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। फेडलोज बोलती है कि जब मुझे चोट लगी थी तो तुमने मुझे पोषण दिया था है ना। फ्रे बोलता है कि क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। इस पे फेडलोज बोलती है झूठ मत बोलो, तुम शुरू से ही मेरा यूज कर रहे थे है ना। इस पे फ्रे को बहुत ज़्यादा एकदम सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फ्रे बोलता है आखिर अभी अभी ये क्या था। फेडलोज बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए बोलती है कि हाँ मेरे हिसाब से अब ये चीज़ें पूरे तरीके से बेकार ही हैं, क्योंकि अब तुम पूरे तरीके से एक कचड़े के अंदर बदल चुके हो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। और फ्रे फेडलोज का स्टेटस चेक करता है जिसमें एंगर, डिस्गस्ट, कंफर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस सब के सब इमोशन आ गए होते हैं। फ्रे अपने मन में बोलता है कि मेरे हिसाब से उसके अंदर जो भी अफेक्शन की फीलिंग थी मेरे को लेकर के वो पूरे तरीके से जा चुकी है। ये अच्छी बात है क्योंकि 1 महीने बाद जो नया क्वेस्ट आने वाला है उसमें जो भी इंसान जो भी मेरे खिलाफ कोई भी अट्रैक्शन दिखाएगा उसको कुछ न कुछ पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ में मेरे हिसाब से आगे जा कर के कुछ समय तक तो चीज़ें सेफ ही रहने वाली हैं। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर फ्रे दारू पी करके आता है। केनिया बोलती है कि आप लेट हो गए यंग मास्टर, आपने दारू पी है ना। इस पे फ्रे बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी कर नहीं पाया। इस पे केनिया बोलती है तुम्हें वैसे ही सपने परेशान कर रहे हैं, अब तुमने अल्कोहल भी पी ली है। इस पे फ्रे बोलता है कि चिंता मत करो, जो मैं देखता हूँ वो मैं पिछली ज़िंदगी में भी देखा करता था, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आओ लेट जाओ, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इस पे वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फ्रे बोलता है कि ओह हाँ मैं ये बताना तो भूल ही गया कि अगर मुझे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेट पर ही हाथ रखूँ। इस पे केनिया बोलती है लेकिन मेरे हिसाब से क्या इसका कोई रीज़न है इसको चेंज करने का। फ्रे बोलता है कि हाँ वेल ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि मैं कहीं और देख नहीं पाता हूँ। इस पे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और शर्मा के बोलती है कि हाँ अगर इसके बारे में सोचा जाए मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको चेंज करने की, और कपड़े उतार करके उल्टा लेट जाती है। और भाई फ्रे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और उसके ऊपर चढ़ करके उसको एनर्जी देने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। भाई दोनों लोग शर्मा रहे होते हैं, फ्रे अपनी एनर्जी दे रहा होता है और बोलता है बाय द वे। केनिया बोलती है कि क्या हो गया। इस पे फ्रे बोलता है कि क्या तुम मेरे सबकॉन्शियस बिल के अंदर में गई थी। इसको सुन करके केनिया बताती है कि हाँ जब आप अनकॉन्शियस थे यंग मास्टर तब मैं गई थी। इसको सुन करके फ्रे बोलता है कि अच्छा इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वेल तुम्हें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें करी थी। केनिया अपने मन में बोलती है कि इवन भले ही तुम ये कहो लेकिन तुमने दोनों ही ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया सिर्फ और सिर्फ मुझको बचाने के लिए। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन, जहाँ पर केनिया लाइट जलाती है और फ्रे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो बोलता है रुको आखिर तुम कहाँ जा रही हो।
इस पे केनिया बोलती है इवन मैं आपको बचा भी नहीं पानी हूँ यंग मास्टर। इसको सुन करके फ्रे बोलता है कि तुम्हें कभी भी मुझे माफ़ नहीं करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार डालो। इस पे केनिया बोलती है एटलीस्ट मैं आपके ये जो रात के सपने हैं इनका दर्द तो कम कर ही सकती हूँ। तभी उस बिल्ली को देखती है और बोलती है हाँ, अगर मैं मैजिक का यूज करूँगी इसके अंदर में तो मैं आराम से इसको उसके सपने में भेज सकती हूँ। जब तक ये एक इंसानी फॉर्म में नहीं है तो ये चीज़ काम करेगी। दिखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के फ्रे कहीं अलग ही जगह पर होता है, वो अपने सपने के अंदर में होता है। वह बोलता है आखिर ये जगह कैसी है, आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी वो केनिया की भेजी हुई बिल्ली वो वहाँ पर आ जाती है। फ्रे बोलता है कि क्या एक बिल्ली, ये थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है, चलो एक साथ चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से निकलने के लिए। आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध क्यों है, यहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है पहले से। तो दिखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के बचपन वाला फ्रे वो फेरलोज को कहता है कि क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है, ये लो इस पोशन को ले लो। इस पे फ्रे अपने मन में बोलता है कि ये तो मैं और फेरलोज हैं, क्या ये सपना हो सकता है। इस पे फेरलोज बोलती है कि हे आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। इस पे फ्रे बोलता है कि मैं हूँ फ्रे रेयन स्टारलाइट, तुम किसी को मुसीबत में देखते हो और उसको मदद की ज़रूरत है तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। इसको सुनकर के फेरलोज बोलती है झूठ है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। फ्रे अपने मन में बोलता है ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, जहाँ पर मैं उससे मिल रहा हूँ वो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे हिसाब से वो तो चर्च के अंदर होना चाहिए था। और फ्रे बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से ये नेचुरल सी बात है कि तुम मुझ पर शक करो, लो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम्हारा जो भी मन करे इसको पियो या फिर फेंक दो, जो भी मन करे तुम करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पे फेरलोज बोलती है कि हे आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो फ्रे बोलता है कि तुम वहाँ जो चर्च है उधर जा सकते हो, इवन भले ही मैं एक अच्छा इंसान ना हूँ लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो सच में भरोसेमंद हैं। इस पे फेरलोज बोलती है रुको, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। फ्रे वहाँ से चला जाता है। फेरलोज बोलती है वो बुरा इंसान लग तो नहीं रहा था, लेकिन इवन भले ही वो दयालु दिख रहा हो लेकिन फिर भी कोई भी नहीं कह सकता है आखिर वो क्या सोच रहा है। तभी एकदम से वो पत्थर के अंदर में बदल जाती है। फ्रे बोलता है जैसे ही वहाँ से धुंध हटी वो तुरंत ही पत्थर के अंदर में बदल गई। ये ऐसा नहीं लगता है कि इससे पॉसिबल सपना है। फेरलोज ने भले ही ऐसी चीज़ें कहीं जो कि सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन फिर भी वो झूठ नहीं बोल रही होगी। जो मैंने देखा वो सच में बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सपना नहीं है, ये ऐसा है जैसे कि ये सच में कभी हुआ है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ने मेरी मेमोरीज के साथ में छेड़छाड़ करी है। ये शब्द सुनने के बाद में मेरी मेमोरीज एकदम से सामने आ गई। अलग है, ये बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे जा करके मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें विटनेस करने वाला हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली हैं। दिखाया जाता है वहाँ पर फेरलोज कहीं पर बंधी हुई होती है और उसको रस्सियों से बांध दिया होता है और उस पर कई सारे तीर चले होते हैं, उसी के साथ में तलवारें भी घुसी हुई होती हैं। व्हाट द फक, आखिर ये क्या बकवास है। नहीं नहीं नहीं, ये बंदी इतनी प्यारी थी भाई, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लिटरल व्हाट द हेल। फिर फ्रे एकदम अंधेरी जगह पर दिखाया जाता है और अपने मन में बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा बेकार है, अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। तभी कोई बोलता है फ्रे आखिर तुम कितने लंबे समय तक सोने वाले हो, आप जल्दी से जल्दी उठ जाओ। फ्रे देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सामने से फेरलोज खून में लथपथ बोलती है तुम फाइनली उठ गए, तुम वही क्रिमिनल हो जिस वजह से मैं अब इस कंडीशन में आ चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। फ्रे इसको देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिर ये चीज़ें मुझे दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी एकदम से एक हाथ आता है पीछे से, क्लाना आ करके फ्रे को पकड़ लेती है। बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और बोलती है क्या ये मज़ेदार था, मेरा मतलब लोगों को मारना। फ्रे देखता है वहाँ से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। वो बोलता है आखिर ये खून कहाँ से आ रहा है। तभी कोई और बोलता है यंग मास्टर। दिखा जाता है वहाँ पर केनिया और उसी के साथ में फ्रे की फियांसे भी आ जाती है। फ्रे बोलता है कि कोई मेरी मदद करो। केनिया बोलती है कि हम लोगों ने उन सभी लोगों को मार दिया जिनके के लिए भी तुमने कहा था, अब क्या तुम खुश हो। फ्रे बोलता है कि प्लीज कोई मुझे यहाँ से निकालो और वो एकदम अंधेरे के अंदर गिरता ही चला जा रहा होता है।
वहीं पर केनिया उसको बिल्ली के रूप में बचाने की कोशिश कर रही होती है और अपने मन में बोलती है कि नहीं, उसकी सबकॉन्शियस बिल वो बहुत ज़्यादा जंगलियों के तरीके इधर उधर भाग रही है। ऐसा चलता रहा तो यंग मास्टर वो जिंदा लाश के तरीके बदल जाएंगे। मैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आई थी, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बिल्ली की बॉडी के साथ में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तभी उसका हाथ छूट जाता है और फ्रे अंधेरे के अंदर गिरता 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 जा रहा होता है। एकदम से वो एकदम अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। फ्रे वहाँ पर लेटते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, ये उस जगह से पूरे तरीके से अलग है, ये कितना ज़्यादा नरम है। तभी कोई बोलता है मैंने ये वक्त पर कर लिया। फ्रे बोलता है एक सेकेंड, ये आवाज़ तो सामने से एक लड़की आती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे सब कॉन्शियस विल को अपनी पावर के साथ में प्रोटेक्ट कर लिया था। फ्रे बोलता है कि मदर आप आखिर यहाँ कैसे? और फ्रे की मदर बोलती है कि इसके साथ में अब कुछ लंबे समय तक तुम्हें ये बुरे सपने अब सता नहीं पाएंगे, ये मेरा आखिरी तोहफा है तुम्हारे लिए। फ्रे ये याद रखना, इस बार जो तुमने रास्ता चुना है उसमें कई सारे कांटे हैं, शायद से चीजें हमेशा तुम्हारे हिसाब से ना जाएं, लेकिन ऐसे समय पर ये याद रखना तुम्हारे लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना कि आखिर तुम्हें सच में क्या चीजें प्रोटेक्ट करनी है। और फिर एकदम रोने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। एकदम से केनिया उठती है और बोलती है यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? सपने में तो फ्रे बोलता है कि अच्छा तो वो बिल्ली तुम ही थी, थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इस पे केनिया बोलती है कि नहीं मुझे माफ़ करिए, मैं एकदम यूजलेस रही। तो इस पे फ्रे बोलता है कि मैं सपने में अपनी माँ से मिला। केनिया कहती है कि क्या ड्यूचेस से? फ्रे बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कभी भी अकेला फील करूं तब मुझे ये याद रखना है कि आखिर मैं किन लोगों को बचाना चाहता हूं। लेकिन सच बताऊं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूं। अगर मेरी मेमोरीज ही मैनिपुलेट की गई हैं तो फिर आखिर मैं किन चीज़ पर भरोसा कर सकता हूं। इवन क्या जो वो प्रोफेसी बुक जिस पर कि मैं भरोसा कर रहा हूँ वो भी शायद से पूरे तरीके से झूठ हो सकती है। तभी केनिया प्यार से उसको चिपका लेती है, भाई प्लीज मुझे वहां पर जाना है। और बोलती है वेल अगर ऐसी बात है तो बस मुझ पर भरोसा करिए, आपने किसी और से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यंग मास्टर। इवन अगर आपकी मेमोरी को मैनिपुलेट भी कर लिया गया है और आपके सारी की सारी मेहनत वो एकदम बेकार की है, एटलीस्ट मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि आखिर आप कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। फ्रेस पे बोलता है कि हाँ ये सही बात है, शुरुआत से ही मैं ये जानता था ये रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इस पे डिटर्मिनेशन के साथ में चलता रहा ताकि मैं अपने प्यार करने वालों को बचा सकूं। अभी वक्त नहीं आया है कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं। अगर मैं फेल भी हो जाता हूं लेकिन मेरी मेहनत वो कहीं पर भी जाएगी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होकर के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर बोलती है कि अब तुम लोगों का मिड टर्म टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग एक एक करके सामने आए। फ्रे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ, इसी वजह से अब मैं आयरना के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। दिखाया जाता है उसका माना ट्रांसफ़र का जो लेवल होता है वो लेवल 3 पर पहुंच गया होता है। फ्रे बोलता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा माना ट्रांसफ़र का यूज कर सकता था मैंने उतना ज़्यादा किया। उसी के साथ में मैंने केनिया के साथ में इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, इसी वजह से इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिखाया जाता है क्लाना और फेरलोज की फ़ाइट होती है तो टीचर बोलती है कि फेरलोज तुम दोबारा से पीछे तो नहीं हटना चाहती हो। इस पे फेरलोज बोलती है नहीं, अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ, और तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। और क्लाना भी अपना अटैक बना लेती है। भाई सुंदर तो लग रही होती है। तभी एकदम से वो फ्रे की तरफ में देखती है। फ्रे इसको देख करके अपने मन में बोलता है कि क्या वो कुछ प्लॉट कर रही है, पक्का ही वो कुछ न कुछ षड्यंत्र तो कर ही रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है कि वो मुझ पर डायरेक्टली वहाँ से अटैक करे। क्लाना सामने फेरलोज की तरफ अटैक करती है। फेरलोज भी तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए और क्लाना के अटैक को तुरंत ही फ्रे की तरफ में रिफ्लेक्ट कर देती है। इस पे फ्रे बोलता है कि डैम इट, क्या उन लोगों को यही प्लान था शुरू से ही कि इस अटैक को मेरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देना, और बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तभी एकदम से उनके सामने टीचर आ जाती हैं और बोलती हैं मैं ये मानती हूँ कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन अगर ये इंटेंशनल था तो तुम दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी क्लाना अटैक करते हुए बोलती है कि अब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हम लोग को जल्दी से जल्दी इसको सेटल डाउन करना पड़ेगा। फेरलोज बोलती है कि हाँ। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। फिर क्लाना 3-4 अटैक करती है जिससे फेरलोज की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो हार जाती है। फिर टीचर बोलती है कि नेक्स्ट
आयरने और फ्रे तुम दोनों के दोनों सामने आ जाओ। केनिया बोलती है यंग मास्टर प्लीज अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना। फ्रे बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने ये अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कैसे हारा जाता है ना। और आगे बढ़ जाता है। टीचर बोलती है क्या तुम दोनों के दोनों तैयार हो। इस पे आयरने बोलती है कि तुम कमीने अब तैयार हो जाओ कुत्तों के तरीके घुटनों पे चलने के लिए। फ्रे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, है ना, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। और तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो अब अच्छी सी एक्टिंग करते हैं जिसमें कि किसी को भी शक ना हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहा हूँ। दोनों लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और टीचर बोलती है तो तुम लोग तैयार हो, चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रे आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। केनिया भी कई सारे फायरबॉल बना लेती है। फ्रे अपने मन में बोलता है कि इम्पॉसिबल 7 फायरबॉल वो भी एक साथ। इससे आयरने को भी दिक्कत होती है और वो एकदम खांस करके गिरने लगती है। इस पे फ्रे बोलता है कि हाँ ये होता है जब तुम अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश करते हो, मुझे अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही जाना होगा। और जाकर पे उस पर अटैक करता है और उसको गिरा देता है और अपने मन में बोलता है कि बस मेरे ऊपर एक हिट करो, मैं खुद ब खुद ही हार जाऊंगा। और उससे बोलता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक कीड़े से, तुम एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और अपने मन में बोलता है कि मैं अभी तुम्हें अपना माना देता हूँ और उसको माना देने लगता है जिससे कि उसके अंदर फिर एनर्जी आ जाती है और वो एक फायरबॉल बना करके फ्रे पर अटैक कर देती है। तो फ्रे उससे गिर जाता है दूर और एकदम मतलब चिल्लाने लगता है आ यू डैम वुमेन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पे आयरन ने दोबारा से उठ जाती है और फिर से बहुत ज़्यादा बड़ा एक अटैक बना लेती है। फ्रे बोलता है कि मेरे हिसाब से एक छोटा हिट भी काफ़ी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर लगा देती है, इस वजह से फिर से उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। टीचर बोलती है अगर तुम 10 सेकंड के अंदर में नहीं उठी तो फ्रे जीत जाएगा। 10, 9, 8। फ्रे अपने मन में बोलता है कि डैम इट, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा अटैक भी काफ़ी रहता, आखिर तुम अपना पूरा माना यूज करके मुझ पर अटैक क्यों करने का सोच रही थी। रुको अब मुझे क्या करना चाहिए, इवन अगर उसका माना एकदम से मैं रिकवर भी करवा दूँ तो फिर वो तुरंत तो यहाँ पर नहीं उठ पाएगी। रुको शायद से मैं बिना बात की बकवास करके यहाँ पर टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, चलो करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के नीचे एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है और बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। फ्रे बोलता है कि रुको ये स्पेल, ये तो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, डैम इट, आखिर ये चीज़ अभी क्यों हो रही है। टीचर भी सामने देख करके चौंक जाती है और बोलती है सभी लोग पीछे हट जाओ, मैंने कोई भी मैजिक डिटेक्ट नहीं किया जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो गया, इसका मतलब यहाँ पर और भी ट्रैप हो सकते हैं, हिलना नहीं। दिखाई जाती है आयरने की दोस्त, वो बोलती है क्यों, आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये एक हीलिंग स्क्रॉल नहीं था। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लोग एक जंगल के अंदर अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फ्रे बोलता है कि मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ही जाएंगी, लेकिन आयरना वज़क पर चली गई, इस वजह से मेरा प्लान पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। उसके सिवाय यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हो गया। सच में एक के बाद एक बुरी चीज़ें होती ही गईं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेहोश है, लेकिन उसके इंजरी ज़्यादा नहीं है। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि ये तो ग्रे फॉरेस्ट है, इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा खतरनाक बीस्ट का घर। क्या सच में एक हीरो जो कि मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता है और दूसरा जिससे कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, क्या वो लोग सच में इस जगह पर सरवाइव भी कर पाएंगे। वेल मेरे हिसाब से अगर मैं गेस करूं तो आखिर ये किसकी गलती है, तो मेरे हिसाब से मैंने अरियाना को देखा था, वो एक स्क्रोल को पकड़े हुई थी, लेकिन आखिर वो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का क्यों ही यूज करेगी उसकी मदद करने के लिए। मेरे हिसाब से उस स्क्रोल में मिक्स चीज़ें होंगी, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन चलो उन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि इस जगह से कैसे निकलें, आखिर मुझे इसको मॉन्स्टर से बचा करके कैसे बाहर ले जाना चाहिए। और सिस्टम की इन्वेंट्री खोलता है, उसमें मास ऑफ डिसेप्शन होता है। फ्रे बोलता है सिस्टम के एडजस्टमेंट के चलते कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा, इवन वो लोग मेरे नज़दीक भी हों। और बोलता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ उठ जाओ। तभी आयरन ने उठ जाती है और फ्रे बोलता है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो जितनी जल्दी हो पाए हम लोग को निकलना पड़ेगा। आयरन ने बोलती है कि आखिर ये जगह कैसी है और ये क्या है।
इस पे फ्रे बोलता है कि तुम जबरदस्ती फ्रे के टेलीपोर्टेशन स्क्रोल की वजह से यहाँ पर भेज दी गई। वेल, ये अच्छा रहेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लें। इस पे आयरन बोलती है रुको, अभी मुझे पता भी नहीं है आखिर चल क्या रहा है। पहली बात, आखिर तुम कौन हो? इस पे फ्रे बोलता है कि मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें छोटे में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ जो कि स्टारलाइट फैमिली के लिए काम करता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी, इस वजह से इस फॉरेस्ट में फेंक दिया गया था। केनिया बोलती है कि क्या फेंक दिया गया था? फ्रे बोलता है कि हाँ, जब मैंने फ्रे से कहा कि मुझे रिटायर होना है तो इस वजह से वो मुझे ऐसी साइलेंट सी जगह पर ले आया और उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस जगह को छोड़ करके जाऊंगा तो वो लोग मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसको सुनकर के आयरन बोलती है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे कह रहा है कोई कि जाओ मर जाओ जा करके? इस पे फ्रे बोलता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोचा कि अभी तक मैं मर गया हूँगा, इस वजह से वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने ये देखो ये तलवार भी छोड़ दी थी, इस वजह से मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। वहाँ पर एक सेफ जगह है तो हम लोगों को उधर चलना चाहिए। इस पे आयरन बोलती है कि ओके रुको, और अपने मन में बोलती है कि ये स्टोरी अच्छे तरीके से सेंस बना रही है, लेकिन कोई बात तो बहुत ज़्यादा अजीब है कि वो इतनी जल्दी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रे का दोस्त वो कभी भी मेरी मदद करेगा, तो मेरे हिसाब से मुझे उसे मना कर देना चाहिए। और बोलती है थैंक यू, लेकिन मैं अकेले ही जाऊंगी। वेल, मैं देखने में नहीं लग सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। फ्रे बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रैकलेस है। और आयरन ने अपने मन में बोलती है कि मेरे पास में लगभग 10% मेरा माना बचा हुआ है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहेगा जब तक कि मेरे सामने मिड लेवल या उससे हाई लेवल का मॉन्स्टर नहीं आ जाता है। तुरंत उसके सामने आ भी जाता है। इसको देख करके वो बोलती है कि क्या गिगांट बियर, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ऐसा क्रिएचर यहाँ पर कैसा ही हो सकता है? ये एक अपर लेवल का मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर होना चाहिए। घोड़े लग गए, घोड़े लग गए। वो भालू आयरन के ऊपर अटैक करता है। इस पे तभी फ्रे आता है और उस भालू का आलू निकाल देता है, जा करके उसको काट देता है। इसको देख करके आयरन चौंक जाती है। फ्रे बोलता है कि मैं इसी वजह से तुम्हें अकेले नहीं रहने दे रहा था। तभी आयरन बोलती है कि हे, तुम्हारे पीछे देखो, पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। इस पे फ्रे उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को देखता है, फिर आयरन का हाथ पकड़ के दौड़ना स्टार्ट कर लेता है। और बहुत देर दौड़ने के बाद में वो लोग एक जगह आप करके रुक जाते हैं और आयरन पूछती है कि यहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं? इसको सुन करके फ्रे बोलता है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के मॉन्स्टर रहते हैं। दिखाया जाता है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। आयरन बोलती है क्या तुम ठीक हो? इस पे फ्रे बोलता है कि ये मेरी क्रॉनिक इलनेस है, मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हार्ड पुश कर लिया। इस पे आयरन बोलती है तुम्हारा मांस पूरे तरीके से खून से लथपथ है, ऐसा लगता है कि तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो तुम्हें इसको हटा देना चाहिए। और हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी फ्रे उसके हाथ को दूर कर देता है और बोलता है कि सॉरी, मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं देखने देना चाहता हूँ क्योंकि ये कटा हुआ है, मतलब चेहरा खराब हो चुका है किसी वजह से। इसको सुन करके आयरन बोलती है कि तो अच्छा ऐसी बात है, तो चलो कुछ समय के लिए मेरा इंतजार करो, मैं जा करके तुम्हारे लिए फ्रूट या फिर कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करो या फिर ना करो, लेकिन मैं ऐसी जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ। इस पे फ्रे बोलता है कि ज़्यादा इधर उधर मत जाना। इस पे आयरन बोलती है मैंने अभी तक तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं आयरन हूँ। फ्रे बोलता है कि हाँ, मैं रियान हूँ। आयरन बोलती है थैंक यू रियान, तुमने मुझे आज 2 बार बचाया। फ्रे बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़रूरत हो वहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। आयरन बोलती है चलो मैं जल्दी से जल्दी जा करके कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फ्रे बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉन्स्टर का आभारी होऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था कि अगर कुछ भी बेकार हो गया तो जो कवर स्टोरी है वो पूरे तरीके से बेकार हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने उसको बचाया इस वजह से उसका शक कम हो गया। और हाँ, अगर आयरन के क्वेस्ट की बात करी जाए और उसके क्वेस्ट को खोलता है, दिखाया जाता है उन लोगों की जो फाइट का रिजल्ट होता है वो अभी तक निकला ही नहीं होता है। फ्रे बोलता है कि तो अकेडमी ने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। वेल, जब 2 स्टूडेंट उनके गायब हो चुके हैं तो ये सरप्राइज करने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई पेनल्टी भी नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ से जल्दी बाहर कैसे निकलना चाहिए ये देखना चाहिए। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर से भरा हुआ है, एक भी गलत कदम वो मुझे मौत तक पहुँचा सकता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है। आयरन बताती है
3 दिन उस ग्रे फॉरेस्ट में बीत गए। रायान ने कहा कि वो मुझे इस फॉरेस्ट के अंत तक ले जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा मैजिक का यूज नहीं कर सकती थी, इस वजह से मुझे उस पर ही भरोसा करना पड़ा और उसकी मदद लेनी पड़ी। मुझे खुद ब खुद खाना जमा करना पड़ा। उसी के साथ में हम लोग मॉन्स्टर को अवॉइड करते हुए लगातार चलते हुए आराम से लगभग इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस तक पहुंच ही गए। तभी कुछ फ्रूट्स को रखते हुए बोलती है, आयरन ने वो पक्का ही मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। मैं जैसे ही उससे मिलूंगी मुझे तुरंत ही उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर फ्रे आता है और बोलता है, मैं वापस आ गया आयरन ने बोलती है, तुमने एक बोर को भी पकड़ लिया, आखिर कैसे? इस पे फ्रे बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, पता नहीं इस एरिया में बहुत ज़्यादा कम मॉन्स्टर हैं, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आयरन ने बोलती है कि बाय द वे रायान, क्या तुम सच में यहीं पर रहना चाहते हो? इसको सुन करके फ्रे बोलता है कि क्या हम लोग दोबारा से इसके बारे में बात करने वाले हैं? इस पे आयरन ने बोलती है, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो। फ्रे बोलता है कि मेरा जवाब कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जो भी हो, मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीने वाला हूँ और ना ही मुझे ये कॉन्फिडेंस है यहाँ से जाने के बाद में मैं फ्रे से बच पाऊँगा। इसको सुनकर के आयरन ने बोलती है कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगी। फ्रे बोलता है कि मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना चाहता हूँ। फ्रे पक्का ही मेरे खिलाफ अपना बदला लेना चाहेगा। ऐसी सिचुएशन में तुम मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाओगी। उसके बजाय जब तुम ऐसी जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हो तो यहाँ पर रहना बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता है। आयरन ने बोलती है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ढीठ आदमी हो, 3 दिन से मैं तुम्हें मना रही हूँ लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, खाना खाते हैं। फ्रे भी बोलता है कि हाँ चलो खाना खाते हैं। और आयरन ने फ्रे को देखते हुए अपने मन में बोलती है कि उस इंसान को पीछे छोड़ना जिसने कि मेरी मदद करी थी, वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, लेकिन पक्का ही उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा वहाँ पर ना आने का। फ्रे एक फल निकालते हुए बोलता है कि ये फ्रॉस्ट ड्रैगन फ्रूट है। इस पे आयरन ने बोलती है कि क्या फ्रॉस्ट ड्रैगन फ्रूट, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। तो फ्रे बोलता है कि हाँ, मैं इसको बचपन में खाया करता था, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। आयरन ने बोलती है कि क्या बचपन में? फ्रे बताता है कि इस फ्रूट का एक दूसरा नाम भी है, लेकिन मैं पहले इसके बारे में नहीं जानता था, इस वजह से मैंने खुद ब खुद इसका नाम रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे इसका रियल नाम पता चला। सिर्फ और सिर्फ मैं और वही सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग इसके रियल नाम को जानते हैं। तभी वहाँ पर ज़मीन हिलने लगती है। इसको देख कर के केनिया बोलती है कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर भूकंप आ रहा है? इसको सुनकर के फ्रे बोलता है, ऐसा लगता है द वर्स्ट केस सिनेरियो जो हम लोगों ने सोचा था वो हो चुका है। ये जगह डीमन किंग की आर्मी के जो बचे हुए सोल्जर्स थे जिन पे कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, मॉडिफाइड मॉन्स्टर, उसी के साथ में काइमेरा एक्सपेरिमेंट वाले मॉन्स्टर, यहाँ पर उस तरीके के मॉन्स्टर रहते हैं। ऑफ कोर्स इनमें से ज़्यादातर मॉन्स्टर्स को मैं मार सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अकेला है जिसको कि मैं किसी भी हालत में नहीं हरा सकता हूँ, वो है हाई लेवल का मॉन्स्टर डार्क गोलम। मैं किसी को बचाते हुए फाइट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तुम्हारे लिए टाइम बचाता हूँ तब तक कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और बहुत बैडस तरीके से उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में फाइट देखने को मिलेगी। और वैसे तुम लोग का वैलेंटाइन डे कैसा बीता? भाई देखो, मैंने जेनिका को प्रपोज किया था, जेनिका मान गई है और अगले साल हम लोगों की शादी है, उससे 3 महीने पहले बच्चा होने वाला है। तो भाई यूँ आ जाना, ठीक है? और तुम लोग जिसको भी प्रपोज करना चाहो, लूसी उसी सबको कर दो। वैसे ये वीडियो आने कल ही वाला था, लेकिन तुम्हारे एडिटर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं आ पाया, ठीक है? तो चलो एंड करते हैं बिना किसी बकवास के। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।